हेलो गाइस, क्या हालचाल है? कैसे हो सारे? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे ही होगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रिएक्ट जेएस के अंदर एक नया टॉपिक जो कि है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है, क्या सारी चीजें हैं, सारी चीजें हम लोग ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट एंड ट्राई टू कवर इट ब्रीफली। तो देखो, सबसे पहले हमने किया क्या था वो समझ लेते हैं। कल हमने अपना फोल्डर क्रिएट किया था। फोल्डर क्रिएट करने के बाद हमने ये देखा था कि अगर एक ऐप क्रिएट करना है रिएक्ट जेएस के अंदर तो उसको कैसे क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, डायरेक्ट हमें टर्मिनल पे जाके लिखना है npx क्रिएट रिएक्ट। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्रिएट रिएक्ट ऐप। और अगर हमने कोई फोल्डर वीएस कोड के अंदर ओपन कर रखा है, उसके अंदर अगर इंस्टॉल करना है, इन दैट केस वी विल यूज डॉट एंड आफ्टर दैट वी विल एंटर। और अगर हमने कोई फोल्डर ओपन नहीं कर रखा है, हमने सिर्फ नई विंडो ओपन कर रखी है, तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट नेम डालेंगे। और ये प्रोजेक्ट डिफॉल्ट केस में कहाँ पे स्टोर होता है, जाके सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, हमारा जो भी है उसके अंदर ये प्रोजेक्ट नेम नाम से, जो भी हमने प्रोजेक्ट का नेम लिया होगा उसके नाम से वो फोल्डर वहां पे जाके क्रिएट हो जाएगा। उसको इधर फाइल में, यहाँ से जाइए ओपन पर, देखो ओपन फोल्डर, इस पे क्लिक करना। ओपन फोल्डर में जाने के बाद दिस पीसी के बाद लोकल डिस्क सी, इसके अंदर यूजर्स, यूजर्स के अंदर तुम्हारा जिस नेम से यूजर हो उसमें जाना। फिर आपको जैसे यहाँ पे अभी मैंने एक बनाया था प्रोजेक्ट एल्गो कोडिंग, इस नाम से मिल गया है। आपका प्रोजेक्ट किसी और नेम से होगा तो यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर नेम। और वो फोल्डर को डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर लेना है। सिलेक्ट फोल्डर करने के बाद फिर आपका कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। फिर आपको जो फाइल्स मैंने कल बताई थी कौन कौन सी डिलीट करनी है वो डिलीट कर लीजिएगा। अब देखो, इसके अंदर अगर हम लोग सिंपल सिंपल देखें, अगर हमें सिंपली, मान लिया हम चाहते हैं कि सर अगर हमें पूरी HTML की कोड को लिखना है, क्या हम इसमें लिख सकते हैं? यस, यू कैन राइट। डायरेक्टली आप लिखिए, यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहते हैं आप लिखिए। H1 आपको लिखना है, लिख दीजिए हाय आई एम राम मोहन, या फिर आप जो भी लिख सकते हैं आई एम राम। ठीक, उसके बाद आप चाहते हैं मान लिया एक ड्यू बनाना, ड्यू के, या फिर हम लोग ले लेते हैं एक पैराग्राफ बनाना। पैराग्राफ के अंदर हमने कुछ रैंडम टेक्स्ट डाल दिया, रैंडम टेक्स्ट, टेक्स्ट इज दिस लेवल वेरी हार्ड, ऐसे कुछ भी आप XYZ डाल दीजिए। ठीक, तो ये चीज आप लिख सकते हैं। इसके बाद कुछ भी आप पूरी की पूरी वेबसाइट इसके अंदर डिजाइन कर सकते हैं, कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन इन दैट केस लेट मी फर्स्ट क्रिएट वन फाइल हियर, दैट इज explanation.tldr। जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स। तो यहाँ पे देखो हमने किया क्या, कि जैसे अगर मैंने एक ड्यू यहाँ पे बनाई, ठीक, ड्यू क्या, एक कार्ड हमने यहाँ पे बनाया। ये क्या है, हमारा एक कार्ड है। कार्ड में बेसिकली ज्यादातर केसेस में क्या होता है, हमारा एक इमेज होती है, इमेज के बाद एक हेडिंग होती है, उसके बाद सब हेडिंग होती है, और एक बटन होती है। तो लिख ही लेते हैं, चाहे कोई जा नहीं रहा हमारा। हमने लिखा एक इमेज होगी, इमेज के बाद एक हेडिंग होगी, हेडिंग के बाद एक सब हेडिंग होगी, ठीक, सब हेडिंग के बाद एक बटन होगी। इतना एक कार्ड के अंदर हमारा ज्यादातर केसेस में होता है। ठीक, अब लेकिन अगर हमको सेम ऐसे एक और कार्ड बनाना हो, जस्ट इसका रेप्लिकेट बनाना है, इसको करते हैं कॉपी और इधर लाके कर देते हैं पेस्ट। देखो, अब अभी अगर हमको एग्जैक्ट इसका रेप्लिका बनाना है और इसमें सिर्फ हम ये चाहते हैं कि इमेज बदल जाए और हेडिंग बदल जाए, दो चीजें सिर्फ बदलनी, बाकी सब सेम रहेगा। इन दैट केस, या फिर हमें एक से ज्यादा कार्ड बनाने, एक और कार्ड यहाँ पे बना लेते हैं, पेस्ट करते हैं, एक और हमने कार्ड बना लिया। इस वाले केस में भी अब देखो हमारा क्या हो जाएगा, इधर ये हमारी इमेज हो जाएगी 1 और हेडिंग हो जाएगी 1। इस वाले केस में हमारी इमेज हो जाएगी Ctrl+Z, सॉरी, इमेज हो जाएगी 2, हेडिंग हो जाएगी 2। ठीक, अब लेकिन देखो दोनों तीनों केस में सिर्फ क्या चीज बदल रही है उस पर गौर करना। तो बदल हमारी सिर्फ एक चीज रही है, वो क्या बदल रहा है हमारा, या तो इमेज बदल रही है या फिर या फिर हेडिंग बदल रही है। ठीक, दो ही चीजें बदल रही है। लेकिन इसके लिए हमको पूरा HTML का कोड, कार्ड का कोड बार बार लिखना पड़ रहा है। तो रिएक्ट इस चीज के लिए हमें हेल्प करती है। अब हेल्प कैसे करती है, हेल्प हमारा ये सिंपल तरीके से ऐसे करेगी। हम क्या करेंगे, इसको, ये जो पूरा कार्ड है इसको एक कंपोनेंट की तरह बना सकते हैं। ठीक, और इसको जितनी बार चाहें सेम का, इसको एक हम नाम दे देते हैं। अभी यहाँ पे इसको मैंने दे दिया एक नाम, किस नाम से मैंने दे दिया, जैसे कार्ड। ठीक, कार्ड कंपोनेंट, और ये क्या है, बेसिकली ये कंपोनेंट है। ठीक, कंपोनेंट, एक मिनट रुक जाना।
ये हमारा एक कंपोनेंट है। तो हमने किया क्या, अब हमको इन दोनों चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, अगर हमको सेम एग्जैक्ट रेप्लिका कार्ड चाहिए, इन दैट केस हमें सिर्फ एक काम करना पड़ेगा। ये जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को क्या करेंगे, हम डायरेक्टली कॉल कर लेंगे। ठीक, जैसे ये कंपोनेंट कार्ड कॉल करेंगे, वैसे ही क्या हो जाएगा, हमारा एक काम होने वाला है, डायरेक्टली ये कार्ड हमारे पास एज इट इज आ जाएगा और इसको हम जहां भी चाहें ये सेम कार्ड को यूज कर सकते हैं। तो यूज करने के लिए पहले हमको एक कंपोनेंट यहाँ पे डिफाइन करना पड़ा। किस नाम से हमने डिफाइन किया, कार्ड नाम से डिफाइन किया। उसके बाद इसको जहां भी हमें यूज करना था वहां पे हमने एज इट इज इसको कॉल कर लिया और जैसे हमारा कॉल किया सेम कंपोनेंट आ गया। इसमें अब कुछ चेंज करना होगा। इन दैट केस वी हैव टू यूज प्रॉप्स। अब वो आगे का कॉन्सेप्ट है, हम आगे देखेंगे कैसे यूज करना है। लेकिन अभी के केस में तुमको सिर्फ इतना याद रखना है कि कंपोनेंट क्या होता है, इट इज जस्ट ए रीयूजेबल कोड। जब हमको कोड को रीयूज करना होता है उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर कोड सेक्शन को क्या करते हैं, कंपोनेंट बना देते हैं। अब देखो कंपोनेंट कौन कौन से हो सकते हैं, सोचो जरा, आइडिया लगाओ। एक तो ये कार्ड का एग्जांपल मैंने बता दिया। फिर आपकी एक वेबसाइट में कई सारे देखे होंगे आपने, बटन्स होते हैं। लगभग आपकी एक वेबसाइट के अंदर बटन्स का स्टाइल लगभग में सेम रहता है, सिर्फ एक चीज चेंज होती है, कहीं पे वो सबमिट नाउ हो जाता है, कहीं पे हमारा लॉग इन नाउ हो जाता है, कहीं पे हमारा रजिस्टर नाउ हो जाता है। तो ये की जो छोटा सा डिफरेंस है, बस इतना सा आता है। अब इस डिफरेंस के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, एक सिर्फ बटन बनाओ, उसको कंपोनेंट बना दो, जितनी जगह यूज करना है डायरेक्टली कॉल करो, और अगर नेम चेंज करना है तो उसके लिए हम प्रॉप्स यूज कर लेंगे। वो हमारा काम है, हमको आगे सीख लेंगे। तो ये काम होता है हमारा कंपोनेंट्स का। अब कंपोनेंट्स को अगर हमको और विस्तृत तरीके से समझना है तो यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं, इससे समझ लेना। यहाँ पे लिखा गया है, व्हाट इज अ कंपोनेंट इन रिएक्ट। A component is an independent reusable block of code that defines a part of the user interface। अब इसको कैसे समझना है, इसको ध्यान से समझना। इन्होंने लिखा है इट इज एन इंडिपेंडेंट। सबसे पहली बात, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है। क्या है, रीयूज किया जाता है। ठीक, दैट डिफाइंस ए पार्ट ऑफ द यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मतलब यूआई। यूआई का कोई भी पार्ट हो सकता है। इट कैन बी आइदर ए कार्ड, और ये एक और क्या हो सकता है, ये एक बटन हो सकती है, ये हमारा नैवबार हो सकता है, हमारा कुछ भी एक्सवाइजेड जो कंपोनेंट आप चाहते हैं कि दो से एक से ज्यादा बार कहीं पे भी यूज करना है, जस्ट मेक इट कंपोनेंट, एज सिंपल एज दैट। कुछ भी हो सकता है। हमने आपको 20 एग्जाम्पल बता दिए। आप समझो कि रिएक्ट को यूज क्यों करना चाहिए। सबसे पहला रीजन तो हमें मिल ही गया कि रीयूजेबल है, अरे हमें बार बार कोड नहीं लिखना पड़ रहा है, इससे अच्छा क्या होगा। फिर लेकिन मेन कॉन्सेप्ट आया कि ये साथ में क्या है, हमारा मेंटेन करना इसको आसान है। अब सोचो तुमको बार बार कार्ड का वही कोड लिखना पड़ रहा था, क्या मेंटेलिटी हो जाती तुम्हारी उस चीज को सही करने के लिए, और इसको मेंटेन करना भी आसान है। सबसे बड़ी बात है, बिल्डिंग स्मॉल मैनेजेबल कंपोनेंट हेल्प्स कीप द एप्लीकेशन स्ट्रक्चर क्लियर। अब देखो ये कैसे होगा आगे, वो चीजें हम देखते रहेंगे, उसको आप छोड़ दो अभी के लिए। अब देखो मेन काम क्या है हमारा। अब अगर हम लोग यहाँ पे जाएं तो कंपोनेंट हमारे देखो दो टाइप के होते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, समझ लेना बहुत ध्यान से। एक है आपका क्लास बेस्ड कंपोनेंट, एक है हमारा फंक्शनल कंपोनेंट। अब सुनो सबसे पहली बात कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्या होता है। क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्या था, ये ES6 की क्लासें थी। अगर आपने ES6 नहीं पढ़ा है, ECMAScript 6 नहीं पढ़ा है, तो पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्ट जाइए google.com पे और डायरेक्ट लिखिए ES6 इन React JS। ठीक, इसको लिखिए, इसमें जो भी आर्टिकल हमारा आ रहा है वो आर्टिकल आप उठाइए, पूरा पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि ES6 के अंदर क्या क्या था, क्या क्या चीजें आपको पढ़ने की नीड है, वो पहले प्रॉपर पढ़ लीजिएगा। ठीक, क्योंकि वो बहुत जरूरी है पढ़ना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, लिखा कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स इन रिएक्ट आर दोज दैट यूजेस ES6 की ये क्लासें यूज करते थे। अब ES6 की कौन कौन सी क्लासें यूज होती थी वो आप आगे भी देखेंगे। तो इसके अंदर देखो हम लोग कैसे बनाते थे कंपोनेंट, वो हमें समझना है। सबसे पहले वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखो सबसे पहले हम लोग एक कंपोनेंट बनाएंगे और उस कंपोनेंट को बना के देखो हम लोग यही सेम कोड यूज करने वाले हैं। तो इसको यहां से कर लेते हैं कॉपी और उधर जाके हम इसको यूज करने वाले हैं। ठीक, तो इधर एक नई फाइल हम लोग बनाएंगे, इसको अभी के लिए हटा देते हैं। यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, किस नाम से, हमने क्रिएट कर दी एक नई फाइल।
या फिर अभी हम लोग क्या करते हैं, इसी क्लास के अंदर रखते हैं और इसके अंदर कंट्रोल ए कंट्रोल वी कर देते हैं। और जैसे हमने ये किया, इस केस में अगर हम लोग इधर जाएं तो हमारा ये देखो आ क्या रहा होगा, अभी आना चाहिए हेलो, और हेलो के साथ में क्या आ रहा होगा इस केस में, दिस डॉट स्टेट डॉट नेम। और नेम के अंदर अभी हमने कुछ पास कर रखा है, कुछ अभी हमने पास किया है क्या? अभी के केस में तो हमने कुछ नहीं पास किया है। अगर हम लोग लोकल होस्ट 3000 ओपन करें और यहाँ पे जाएं तो अभी देखो हेलो के आगे एक डैश आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हमको कुछ डेटा पास करना है तो हम डेटा इनिशियली पास भी कर सकते हैं हम, ये टोटली हम पे डिपेंड करता है। देखो अब समझो फंक्शनल कंपोनेंट बनाते कैसे हैं, तो बनाने का तरीका सिंपल सा है। देखो एज सिंपल एज दैट, अगर याद रखने वाली बात है तो हमको क्या यूज करते हैं, हम क्लास का यूज करते हैं। क्लास के आगे हम लोग उस कंपोनेंट का नेम लिखते हैं, कंपोनेंट के आगे फिर एक्सटेंड्स, और फिर हमको लिखना होता है कंपोनेंट। ठीक, उसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पे अपना जो भी कोड लिखना है आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर अभी आपको नहीं भी समझ आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, वो आप आगे समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हमको रेंडर कराना होता है सेम कंपोनेंट को, तो कैसे कराते हैं और उसके अंदर रेंडर में आएगा क्या एक्चुअल में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंडर के अंदर वो चीज है जो हमारी हमें स्क्रीन पे दिखानी है। अब यहाँ पे हेलो के आगे अगर हमें दिस डॉट स्टेट डॉट नेम नहीं दिखाना होता, इस केस में मान लिया हम दिखाना चाहते डायरेक्ट सिंपल हेलो हाउ आर यू, ठीक, हाउ आर यू, ठीक। तो इस केस में अब अगर इधर जाओगे तुम तो यहां पे जाके देखोगे जाके तो क्या है, हेलो हाउ आर यू आ गया। तो फंक्शनल कंपोनेंट हमारा यही होता है। अब इसको आप जितनी जगह चाहो उतनी जगह यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो? अच्छा इसको अभी देखो, इसको हम कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल सी किया है हमने, और इसको करते हैं कंट्रोल जेड, वैसे जैसे प्रीवियस था उसको ऐसे कर देते हैं। और ये हमारा अभी देखते हैं पहले फिक्स है कि नहीं। अब देखो हम करेंगे क्या वो समझना, बहुत आसानी से समझा रहा हूं। देखो यहाँ पे एक मैं नया फाइल बनाता हूं, किस नाम से, जैसे बना दी मैंने अभी new.js नाम से एक फाइल बना दी। अब मैंने क्या किया, अपना जो कंपोनेंट बनाया था वो वाला कोड यहाँ पे वापस से लिख दिया। अब इस कंपोनेंट को मैं जहां चाहूं वहां यूज कर सकता हूं। मैंने अभी सॉरी गाइस, ऐसा अभी मैंने बोला आपसे कि जहां चाहूं वहां यूज कर सकता हूं। तो मैं app.js में मान लिया यूज करना चाहता हूं, इन दैट केस हाउ विल आई यूज दैट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, इसको कहां पे यूज बनाया है, एक नई फाइल बनाई है हमने new.js नाम से। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करेंगे हम। इंपोर्ट कैसे, इंपोर्ट मतलब ये फाइल को हम अब ग्रैब करेंगे सबसे पहले। तो मैंने लिखा इंपोर्ट, अब फाइल नेम कुछ भी हम ले लेते हैं, अभी जैसे मान लिया मैंने ले लिया नई इस नाम से। अब नई फ्रॉम कहां से लेनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है फाइल नेम। यहां पे मैंने जैसे लिया, हमने क्या समझा था कि src के अंदर है ये फोल्डर, और ये फाइल का नेम हमारा क्या था, new.js था, तो हमने ले लिया। अब हमको सेम फाइल को यूज करना है, तो हम कैसे लिखेंगे, हमको सेम, अभी मैंने बोला था कि सबसे पहले कंपोनेंट को क्या करना है, डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, जहां मन होगा वहां पे कॉल करेंगे। तो देखो अब यहाँ पे इसको मैं कर रहा हूं कॉल। अब इसको मैंने किया यहाँ पे कॉल, और जैसे ही मैंने कॉल किया देखो यहाँ पे क्या है, हमारा जो कंपोनेंट के अंदर लिखा था new.js के अंदर हेलो हाउ आर यू एज इट इज आ गया कि नहीं आ गया। इसको मैं जितनी जगह चाहूं उतनी जगह सेम कंपोनेंट को यूज कर सकता हूं। अब ये new.js में इसकी जगह पे हमारा एक बॉक्स हो सकता था, एक हमारी बटन हो सकती थी, जितनी बार चाहूं ये बटन हम बना सकते हैं। इसको चलो एक बटन बना लेते हैं, इससे अच्छा इसको एक बटन बना दो। जस्ट 1 मिनट रुको, इसको मैं एक बटन बना देता हूं। ठीक, इसको कर दिया मैंने एक बटन। अब ये एक बटन बन गई। अब इसको बताओ मैं कितनी जगह इसको सेम बटन को कॉल कर दूं। अब देखो मुझे कोई कोड अभी नहीं लिखना पड़ेगा, मैंने कितनी बार कॉल कर दिया, देखो ओ कितनी बार बटन आ गई, आई कि नहीं आई। यही मैं समझाना चाह रहा था कि कोड आपको बार बार नहीं लिखना है, डिफाइन कोड एक बार लिखो, कॉल जितनी बार मन करे उतनी बार करो। अब तो होप सो है आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट चीज हमें क्या समझनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो समझो। वो देखो क्या है चीज समझनी है जो मेन, उसको समझते हैं। जस्ट 1 मिनट रुकना, इसको थोड़ा सा हम लोग अब करते हैं फुल स्क्रीन। अब देखो, अब हमें समझना है फंक्शनल कंपोनेंट क्या होते हैं। देखो क्लास, और एक चीज, क्लास बेस्ड कंपोनेंट आप आगे रिएक्ट में कभी नहीं यूज करने वाले हैं, जस्ट फॉर योर इंटरव्यू पर्पज। इसको याद रखिएगा क्या होता है, कभी कभी इंटरव्यू पूछ देता है कि कैसे
फंक्शनल कंपोनेंट क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, लिटिल बिट प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी बहुत। अब देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक फंक्शनल कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। और फंक्शनल कंपोनेंट बनाना बहुत आसान है। फंक्शनल कंपोनेंट इज नथिंग, इट इज जस्ट ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन। ये क्या होता है? एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है, एज सिंपल एज दैट। ठीक, तो ये मेन इसका लॉजिक है। अब देखो फंक्शनल कंपोनेंट को बनाना कैसे है वो समझते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक नई फाइल बनाते हैं। एक मिनट रुकिएगा, जस्ट यहाँ पे मैंने एक नई फाइल क्रिएट की किसी नाम से, फंक्शनल कंपोनेंट फंक्शनल डॉट जेएस, इस नाम से फाइल क्रिएट। अभी इसका एक मैं आपको वो भी बता दूंगा शॉर्टकट, लेकिन शॉर्टकट पे पहले नहीं जाते हैं, पहले हम लोग क्रिएट करते हैं खुद से। फंक्शनल कंपोनेंट बनाते कैसे हैं वो समझना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे मैंने किया क्या, सबसे पहले देखो इसके अंदर हम लोगों को यूज क्या करना है वो याद रखना है। हमको यूज करनी है रिएक्ट, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर यहां पे भी जाएं तो यहां पे सबसे पहले हमने क्या किया है, रिएक्ट को इंपोर्ट किया है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, और इसके आगे मैंने लिख दिया रिएक्ट। ठीक, तो अब हमने रिएक्ट को तो इंपोर्ट कर लिया। अभी मैंने क्या बोला था कि फंक्शनल, फिर से लिख दे रहा हूं, फंक्शनल कंपोनेंट इज नथिंग, इट इज जस्ट ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन, इट इज जस्ट ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन। अभी यही बात हुई थी हमारी, यही हमने बोला था, याद रखना, मैं अपनी बात से नहीं हटने वाला। हमने क्या बोला था कि इट इज जस्ट ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन। अब देखो करते क्या है, अब हम क्या करेंगे सर, फिर आप बोलेंगे कि सर ठीक है आपने बोला था जावास्क्रिप्ट फंक्शन है, आप बनाइए जावास्क्रिप्ट फंक्शन। तो मैंने बना लिया एक फंक्शन, और फंक्शन का नाम मैंने दे दिया, जैसे अभी के लिए मैं दे देता हूं, ये हमने दे दिया फंक्शनल कंपोनेंट नाम से दे देते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया फंक्शनल कंपोनेंट। अगर ये नाम दे दें तो क्या ये नाम नहीं चलेगा? जैसे कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर जैसे यहाँ पे अगर हम लोग नोट्स में जाएं तो यहाँ पे तो इन्होंने वेलकम ले रखा है, क्या हमको वेलकम लेना ही जरूरी? भाई मेरे, मैंने बोला है कि जब जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन है तो कुछ भी नाम ले लो तुम, कोई मैटर नहीं करता है। अब देखो इस केस में हमने ये बना दिया। अब देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो देखो लिखते कैसे, आपको लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और जो फंक्शनल कंपोनेंट बनाया किस नेम से है आपने, अभी आपने बनाया है कंपोनेंट को फंक्शनल कंपोनेंट नाम से। ठीक, यहां पे आप कुछ भी नाम ले सकते हो, यहां पे आपको लेना है आप राम ले लो, ठीक, आपको लेना है आप श्याम ले लो, किसी नाम से आप कंपोनेंट बना दो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। लेकिन याद रखना जिस नाम से कंपोनेंट को बनाया है वही नाम हमेशा डिफॉल्ट में एक्सपोर्ट वही नाम होना चाहिए। तो यहां पे क्या एक्सपोर्ट करोगे, श्याम एक्सपोर्ट करोगे, बस हमारा जावा स्क्रिप्ट का फंक्शनल कंपोनेंट तैयार है। लेकिन यहां पे एक चीज की दिक्कत है। अब वो दिक्कत सुनो क्या है, दिक्कत सिर्फ इतनी है कि हमको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन हमेशा या तो कुछ रिटर्न करता है या तो कुछ नहीं रिटर्न करता है। लेकिन इस केस में हमको क्या कराना है, फंक्शन को कुछ रिटर्न कराना है। तो इन दैट केस हमने ले लिया रिटर्न। ठीक, हमने लिखा अगर रिटर्न लिख दिया, और रिटर्न के बाद हमने यहाँ पे एक ड्यू ले ली। ठीक, ड्यू लिया, और ड्यू के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, मान लिया मैं चाहता हूं सारा कोड मैं ड्यू के अंदर छाप दूं। ठीक, पूरा कोड जो मैं लिख रहा हूं, पूरा कोड मैं इसी ड्यू के अंदर पूरा एज इट इज लिख देता हूं। इसको पहले हटाते हैं, एक मिनट देना जस्ट। अब मैं चाहता हूं कि पूरा एक कोड जो है मैं इसी एक ड्यू के अंदर लिख दूं, पूरा कोड एज इट इज जो भी लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया, ये रहा मेरा पहला फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक, अब ये देखो क्या करेगा, अब ये हमने कंपोनेंट तो बना लिया मित्र, लेकिन इस कंपोनेंट को अब हमें क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस कंपोनेंट को कॉल करना। तो कॉल हम कहां करना चाहते हैं, मान लिया हम अभी भी यहां app.js के अंदर, इसको पहले हटा देते हैं, के अंदर कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए अभी मैंने बताया था क्या करना पड़ेगा, यहां पे सबसे पहले उस फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट किया, एक हमने सेकेंड नाम कुछ ले लिया, दूसरी फ्रॉम। अब फाइल का सोर्स का क्या रहेगा, src फिर से, और फाइल का नेम अब की क्या है, हमने बनाया था functional.js से, तो फंक्शनल को हमने कर लिया इंपोर्ट। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने इंपोर्ट कर लिया, इसके बाद क्या करना है, इसको कॉल करना है। तो अब क्या करते हैं, इसको जस्ट कॉल कर दीजिएगा। तो यहां पे मैंने लिखा दूसरी, और इसको एज इट इज मैंने कर दिया कॉल। अब अगर हम लोग यहां पे चलेंगे, जस्ट एक मिनट देना, इधर साइड अगर हम लोग चलें तो ये रहा हमारा पहला फंक्शनल कंपोनेंट।
अब आपको समझ आ गया कि फंक्शनल कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। अभी मैंने बोला था फंक्शनल कंपोनेंट इज नथिंग, इट इज जस्ट ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन, और वही चीज आपके सामने मैंने दिखा दी। ये क्या है, एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, और यही आप पूरे आने वाली रिएक्ट के अंदर यूज करने वाले हैं, फंक्शनल कंपोनेंट। अब होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब आपको करना बस ये है कि ऐसे ही आपको कंपोनेंट्स छोटे छोटे बनाने हैं, और उन कंपोनेंट्स को app.js के अंदर कॉल करना है। आप चाहें तो इसको देखो दूसरे में भी ऐप, जरूरी नहीं आप सिर्फ app.js में कॉल करें, आप इसको यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं अगर आपको करना है। ठीक, कोई नहीं रोक रहा है, आप जहां पे भी आपको कॉल करना है आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूं तो न्यू को अब मैं यहां पे भी कॉल कर सकता हूं। मैंने लिखा इंपोर्ट फाइल नेम, ठीक, कुछ भी मैंने ले लिया, फाइल नेम फ्रॉम ./src, ठीक, src मैंने लिया। src के बाद फाइल का नेम क्या था हमारा, new.js था। हमने कॉल किया यहाँ पे, सबसे पहले इंपोर्ट किया, इंपोर्ट के बाद अब अगर हमें कॉल करना है तो हम डायरेक्टली लिखेंगे क्या, फाइल नेम, और इसको कर दिया मैंने। जैसे करूंगा अभी देखो होगा क्या, एक और देखो बटन आ गई। तो इस तरह से एक कंपोनेंट के अंदर आप दूसरा कंपोनेंट कॉल कर सकते हैं, दूसरे के अंदर तीसरा कर सकते हैं, जहां पे भी मना है। क्योंकि कंपोनेंट को कॉल करने का सबसे पहले इंपोर्ट करना अगर पता है, इंपोर्ट में क्या है, इंपोर्ट लिखते हैं, जो फाइल नेम आप प्रोवाइड करना चाहते हैं वो दे दीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, बेसिकली फ्रॉम लिखना है और वो रिलेटिव पाथ प्रोवाइड करना है, बस एज सिंपल एज दैट, नथिंग एल्स। इतना अगर आपने कर दिया आपका काम हो जाता है, और कुछ भी आपको करने की नीड नहीं। तो क्या हो जाएगा, कंपोनेंट कॉल हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग क्रिएट करते हैं एक फंक्शनल कंपोनेंट इन रिएक्ट जेएस। अब आपको होप सो समझ आ गया होगा, आ गया है तो अब थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस करिएगा। कल के वीडियो में हम लोग कुछ और टॉपिक समझेंगे, तो तब तक के लिए जितना हो सके एक्सप्लोर करिए और सीखते रहिए। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ही आपको अच्छा रहेगा। तो तब तक के लिए सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे गाइस, लव यू।